Dear students, how difficult the topic of biopotential is to explain, और उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है कि इसको एग्जाम में कैसे लिखना है. सो आप भी अगर यही प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो यू आर एट करेक्ट प्लेस. वेलकम टू माई चैनल होम्योस्टेसिस 99. Here I am going to post a series of lectures on biopotentials, और जितना शॉर्ट रख सकती थी एक्सप्लेन करने के लिए उतना शॉर्ट मैंने वीडियो रखा है. और साथ के साथ इस वीडियो में आपको टिप्स भी मिलेंगे कि एग्जाम में आंसर कैसे फ्रेम करना है, हाउ टू राइट द आंसर, व्हाट द कंटेंट शुड बी देयर इन द आंसर. So let's begin it with the topic of resting membrane potential, and if you find it helpful, do not forget to share it, like the video, and please subscribe my channel. Thank you. तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जैसे कि टर्म बता रही है क्या है. रेस्टिंग स्टेज में मेम्ब्रेन के दोनों तरफ वोल्टेज में डिफरेंस. अगर आप दो माइक्रो इलेक्ट्रोड्स लेते हो, एक यू विल प्लेस हियर टुवर्ड्स ECF, अनदर यू विल प्लेस हियर टुवर्ड्स ICF, तो दोनों माइक्रो इलेक्ट्रोड्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस दिखता है. तो ये जो पोटेंशियल में डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज इट इज present in the range of -70 to -90 millivolt if we talk about neuron and your muscles. तो उसमें -70 से -90 का इसका वैल्यू है. सो अगर मैं बोलती हूँ कि -70 मिलीवोल्ट है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटरनल सरफेस है सेल मेम्ब्रेन का, इट इज मोर नेगेटिव 70 मिलीवोल्ट एज कंपेयर टू आउटसाइड विच इज कंसिडर्ड एज 0 मिलीवोल्ट. बाहर का 0 कंसिडर करोगे तो अंदर का उससे नेगेटिव वैल्यू में होगा 70 मिलीवोल्ट. ओके, सो इसका अर्थ ये नहीं है कि ये कंपार्टमेंट और ये कंपार्टमेंट जो है दोनों इलेक्ट्रिकली चार्ज रहते हैं, ऐसा नहीं है. क्योंकि ये कंपार्टमेंट एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दिस कंपार्टमेंट इंट्रासेल्यूलर एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. बट हियर अगर आप सेल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ देखोगे तो चार्जेस इकट्ठा होते हैं. बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज. सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नॉर्मल पोलराइज्ड मेम्ब्रेन. इन इट्स रेस्टिंग स्टेज मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पोलराइज्ड. वाई पोलराइज्ड? बिकॉज इट हैज डिफरेंस इन चार्जेस. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का ओरिजिन एंड जनरेशन एक्सप्लेन करो. तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम हायरार्की बनाते हैं कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि पोलराइज्ड मेम्ब्रेन है तो चार्जेस में डिफरेंस है. अब चार्जेस में डिफरेंस क्यों आया? व्हाई डिफरेंस इन द चार्जेस? बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ, आयंस मूव करते हैं एक साइड से दूसरी साइड. क्योंकि जो हमारे पास फ्लूइड्स है, बॉडी फ्लूइड्स है, उसमें व्हाट आर द सब्सटेंसेस कैरिंग द चार्जेस? आयंस. आयंस जैसे कि आपका हो गया सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम. ये जो आयंस हैं ये सब अपने साथ चार्जेस कैरी करते हैं. सो अगर आयंस मूव करेंगे सेल के किसी भी डायरेक्शन में तो वो अपने साथ चार्ज लेके जाएगा. चार्ज लेके जाएगा तो वो पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट करेगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू आयंस मूव? क्यों मूव करेंगे वो एक जगह से दूसरी जगह की तरफ? आयंस मूव करता है क्यों? क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण. एक साइड में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, एक साइड में कम होगी. अभी जैसे अगर मैं सोडियम के बारे में बात करूँ तो वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड में इट विल बी हायर एंड इंट्रा सेल्यूलर में इट विल बी लोअर सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन. तो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आ गया फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. सिमिलरली पोटेशियम किधर ज़्यादा है? इधर अंदर की तरफ ज़्यादा है, अंदर से बाहर जाएगा, तो ये इसका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया. So because of the concentration gradient, ions will move. अब concentration gradient के कारण मूव कर रहे हैं, बट concentration gradient कौन क्रिएट करेगा? So that will happen because of the unequal distribution of ions. तो हमको यहाँ से अपना आंसर स्टार्ट करना एक्सप्लेनेशन, और हमको यहाँ तक पहुँचना है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्रिएट हो गया. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट the step 1 of origin and generation of resting membrane potential, that is the unequal distribution of ions happen because of the Donan effect or Gibbs-Donan equilibrium. So ये आपका फर्स्ट स्टेप है. Donan effect क्या बोलता है? Donan effect बोलता है कि because of the presence of non diffusible ions
बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नॉन डिफ्यूजिबल आयंस कि जो डिफ्यूज नहीं हो सकते, उनकी वजह से जो डिफ्यूजिबल आयंस हैं वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे आप कंपेयर करो, ये दो कंपार्टमेंट्स हैं सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड एंड प्रोटीन एनायन है और यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड है, ठीक है। दोनों ही सेगमेंट्स जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और इसमें इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, तो ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन इज 10 मोल हियर, लेट्स अज्यूम 10 मोल हियर। सो 10 मोल कॉन्सेंट्रेशन में पॉजिटिव आयंस कितने हो गए 10, और नेगेटिव ओवरऑल 10 हो जाएंगे। तो लेट्स सपोज हियर इट इज 7 एंड 3 मोल प्रोटीन एनायन, और यहाँ पे कंपार्टमेंट Y में क्या हो गया, 10 मोल में 10 पोटेशियम आयंस एंड 10 क्लोराइड आयंस। ओके, सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई कि प्रोटीन एनायन जो है ये खुद को मूव नहीं करा सकता, ये नॉन डिफ्यूजिबल है, ये नॉन डिफ्यूजिबल है, ये यहीं पड़ा रहेगा। तो इसकी वजह से अब दूसरी चीज हुई क्या कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड क्रिएटेड, क्लोराइड यहाँ 7 है, यहाँ 10 है, तो अब क्या करेगा, ये तो खुद को मूव करा के इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा नहीं, क्लोराइड को ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा खुद को। तो ये क्लोराइड आयन विल मूव फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। अब हुआ क्या, क्लोराइड इधर मूव करके सपोज 1.5 करके क्लियर कर देता है, तो ये हो जाता है आपका 8.5 और ये भी हो जाता है 8.5। लेकिन इस चक्कर में हुआ क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी गड़बड़ा गई, क्लोराइड रह गया 8.5 और पोटेशियम 10। तो अब क्या करेगा, पोटेशियम क्लोराइड को फॉलो करने लगेगा टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, एंड पोटेशियम विल बिकम हियर 8.5 and here it will become 11.5. Now you can see clearly the concentration gradient is created for potassium ion from this your compartment X to compartment Y. The potassium will move again. Okay, so this is the Donan effect says that because of the presence of non-diffusible ions, the diffusible ions will be unequally distributed and that will create the concentration gradient. अब हम पहुंचते हैं अपने स्टेप 2 पे। अब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट तो क्रिएट हो गया, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होने से क्या होगा, आयंस एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में। तो अभी हम बात करते हैं सेपरेट आयंस की, जैसे पोटेशियम और सोडियम, द मोस्ट अबंडेंट आयंस वी हैव। सो पोटेशियम एंड सोडियम की बात अगर हम करें तो सेपरेट बात करेंगे, तो हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिफ्यूजन पोटेंशियल, नर्स्ट पोटेंशियल, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। तो ये स्टेप 2 में आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा दैट व्हाट इज डिफ्यूजन पोटेंशियल और नर्स्ट पोटेंशियल और इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, तीनों एक ही चीज है, लेकिन ये है क्या। तो लेट्स अज्यूम दैट इन दिस साइड ए ऑफ दिस डायग्राम द मेम्ब्रेन इज ओनली परमेबल फॉर पोटेशियम, खाली पोटेशियम के लिए परमेबल है। तो यहाँ पे होगा क्या कि पोटेशियम हमको पता है अंदर ज्यादा है, बाहर कम है। सो पोटेशियम जो है अंदर से बाहर जाना स्टार्ट कर देगा बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जो रेड डॉट्स है अंदर से बाहर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कब तक जाता रहेगा, जब तक कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इतना एक्यूमुलेट ना हो जाए कि इसको रिपेल करना शुरू कर दे। पॉजिटिव बाहर जा रहा है तो यहाँ एक्यूमुलेट तो हो ही जाएगा, तो अब ये क्या करेगा, फर्दर इसको रिपल्शन स्टार्ट कर देगा कि भाई अब यहाँ पे बहुत पॉजिटिव हो गया, अब नहीं आ सकते, यू हैव टू गो बैक। सो गोइंग बैक दिस डायरेक्शन इज ऑफ इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। ठीक है, तो दो तरह के ग्रेडियंट सेटअप हो गए, एक तो हो गया आपका इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, एक हो गया आपका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, लेकिन अब ये इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट दीज आर ऑपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं। तो जब ये एक पॉइंट पे आके जब ये इक्वल हो जाते हैं तो देयर वोंट बी नेट मूवमेंट ऑफ पोटेशियम सीन। वो कब होते हैं, जब ये पोटेंशियल जो है -94 का क्रिएट हो जाता है, मतलब पोटेशियम अंदर से बाहर आएगा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण, एंड इट विल क्रिएट द नेगेटिविटी इनसाइड दैट मच विच इज इक्वल टू -94 मिलीवोल्ट, देन देयर वोंट बी नेट मूवमेंट ऑफ पोटेशियम सीन ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। तो इस -94 को आप बोलते हो पोटेशियम का डिफ्यूजन पोटेंशियल, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल और नर्स्ट पोटेंशियल। सेम वे
सोडियम के लिए बी साइड में देखेंगे, सोडियम अगर अज्यूम करो कि मेम्ब्रेन खाली सोडियम के लिए परमेबल है तो क्या होगा कि सोडियम जो है वो अंदर बाहर से अंदर आएगा क्योंकि ये बाहर ज़्यादा है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो रेड एरो है वो डायरेक्शन दिखा रहा है और कब तक आता रहेगा, जब तक कि इतना पॉजिटिव यहाँ क्रिएट ना हो जाए कि इसको रिपेल करना शुरू कर दे कि भाई अब आप वापस जाओ। ओके, सो एक पॉइंट पे ये दोनों साइड जो कॉन्सेंट्रेशन और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट है ये इक्वल टू ईच अदर हो जाएंगे और वो पॉइंट आएगा +61 का। अब इसमें क्या है, पॉजिटिव आयन अंदर जा रहा है तो अंदर क्या है, पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहा है, इसलिए इसका पोटेंशियल जो है उसका वैल्यू भी पॉजिटिव में आता है। तो पॉजिटिव +61 मिलीवोल्ट। ठीक है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए यू नीड दीज डाटा, पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन, सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन, आउटसाइड इनसाइड जो इनका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, और उसके बाद यू हैव टू और उसके बाद क्या करेंगे, इस डाटा को यू आर गोइंग टू पुट इट इन दिस इक्वेशन। सो कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड पोटेशियम के लिए, तो इनसाइड कितना है ये 140 एंड 4, 140 मिली इक्विवेलेंट बाय 4 मिली इक्विवेलेंट, एंड हियर इट इज ये कितना हुआ 142 एंड 14। सो कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड हियर इट इज 14 एंड हियर इट इज 142। सो लगभग इसका जो रेशो है वो आ गया 0.1 और इसका रेशो आपका आ गया पोटेशियम का 35। सो इससे आपकी जो वैल्यू निकल के आती है ये इस इक्वेशन से आती है -94 एंड +61। तो इसको बोलते हो आप नर्न्स्ट इक्वेशन। अपने आंसर में आपको ये इक्वेशन मेंशन करनी है दोनों के लिए और पोटेंशियल, इनका जो डिफ्यूजन पोटेंशियल है वो कैलकुलेट करके ऐसा दिखाना है। इसमें 61 Z क्या है, Z इज वैलेंसी, लॉग कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड आउटसाइड। ओके, तो अब हमने क्या देखा कि एक एक आयन की वजह से पोटेंशियल क्रिएट होता है। तो अगर हम देखें पोटेशियम आयन तो इसकी वजह से क्रिएट हुआ -94 मिलीवोल्ट, और अगर हम देखें कि सोडियम आयन तो इसकी वजह से क्रिएट हो गया आपका +61 मिलीवोल्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि अब ऐसा तो है नहीं कि मेम्ब्रेन जो है वो एक ही आयन के लिए परमेबल है, मेम्ब्रेन तो बहुत सारे आयन्स के लिए एक साथ परमेबल हो सकती है। तो उसके लिए इन्होंने एक इक्वेशन दिया जिसको बोलते हैं Goldman-Hodgkin Katz equation, which gives you the role of several different ions. So next step of your answer, in that you are going to explain this equation. तो ये इक्वेशन आपको याद रहनी चाहिए और ये इक्वेशन क्या बोल रही है, EMF that is a voltage created across the membrane equals to -61 into log concentration sodium inside upon outside and into permeability. Concentration of potassium inside outside into permeability for potassium and concentration of chloride outside and inside into permeability of chloride. अब इस इक्वेशन के की पॉइंट्स क्या हैं जो आप अपने आंसर में मेंशन करोगे, एक्सप्लेन करोगे, वो है पहली चीज इन्होंने क्या किया, ये 3 आयंस लिए, सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड, और इन्होंने कहा है कि ये तीनों आयंस जो हैं सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड, दीज 3 आयंस आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोटेंशियल जनरेशन। ओके, उसके बाद परमेबिलिटी इज इक्वली इंपॉर्टेंट फैक्टर। इन्होंने क्या किया, अनलाइक द नर्न्स्ट इक्वेशन, नर्न्स्ट इक्वेशन में आपके पास क्या था, आपके पास था ओनली कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इन्होंने कॉन्सेंट्रेशन को परमेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया। सो परमेबिलिटी प्लेज इक्वली इंपॉर्टेंट रोल इन द जनरेशन ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब इससे क्या है, आप एक चीज से आपको पता लग सकता है अपना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इफ आई से दैट इट इज -90 मिलीवोल्ट, इफ आई कंसिडर दिस वैल्यू रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो ये किसके ज्यादा नजदीक है, सोडियम के नर्न्स्ट पोटेंशियल के या पोटेशियम के नर्न्स्ट पोटेंशियल के? श्योरली पोटेशियम का -94 है, ओके, एंड सोडियम का आ गया आपका +61, तो किसके ज्यादा नजदीक हुआ, -94। इसका मतलब क्या हुआ कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज नियर टू द पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम आयन। दैट मीन्स इन द रेस्टिंग स्टेज मेम्ब्रेन इज परमेबल फॉर पोटेशियम आयन एज कंपेयर टू सोडियम आयन। अब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होने दो, हो गया, लेकिन अगर मेम्ब्रेन परमेबल ही नहीं है, सोडियम को जाने ही नहीं दे रही है, तो वो पोटेंशियल कैसे क्रिएट करेगा। लेकिन पोटेशियम के लिए मेम्ब्रेन परमेबल है, लेकिन क्यों परमेबल है, रीजन इज लीकी चैनल्स। लीकी चैनल्स मतलब कि ये चैनल्स जो है वो हमेशा आपके ये वाले चैनल्स खुले रहते हैं, गेटेड चैनल्स नहीं रहते, तो पोटेशियम का फ्लो हर बार होता रहता है।
ठीक है। सो पोटेशियम का फ्लो लीकी चैनल्स के थ्रू ज़्यादा रहता है, तो परमेबिलिटी ऑफ पोटेशियम अगर आप कंसिडर करो कि 1 है, तो परमेबिलिटी ऑफ सोडियम विल कम एज 0.035 एंड और भी कम होती है क्लोराइड के लिए विच इज 0.001। ठीक है, तो क्लोराइड का रोल सबसे कम है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेशन में और पोटेशियम का रोल सबसे ज्यादा है। और दिस इज द रीजन दैट हाइपर एंड हाइपोकैलीमिया के लिए मेम्ब्रेन जो है वो काफी सेंसिटिव रहती है, बिकॉज उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियली हिल जाता है उस केस में। ओके, सो योर सोडियम पोटेशियम क्लोराइड आर इंपॉर्टेंट आयंस, ये की पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया परमेबिलिटी इज इक्वली इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये सारी चीज आपको एक्सप्लेन करनी है अपने आंसर में। क्लोराइड, अच्छा, इस इक्वेशन में क्लोराइड के लिए जो रेशियो है वो आउटसाइड अपॉन इनसाइड है, बिकॉज क्लोराइड इज नेगेटिव आयन। तो वो जो पोटेंशियल क्रिएट करेगा विच इज ऑपोजिट टू दैट डायरेक्शन क्रिएटेड बाय पॉजिटिव आयन, इसलिए इनका रेशियो उल्टा रखा है, आउटसाइड अपॉन इनसाइड। अभी नेक्स्ट की पॉइंट, ये आपका इससे अगर कैलकुलेट करोगे तो आपका पोटेंशियल आ जाएगा -86 मिलीवोल्ट। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 90 मिलीवोल्ट तो अभी भी -4 रिमेनिंग है। ये कहाँ से आएगा? इसके लिए हमारे पास एक और स्टेप है, दैट इज द रोल ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है आपको पता है, व्हाट इट इज गोइंग टू डू, इट सेंड्स 3 sodium outside and 2 potassium inside। तो अल्टीमेटली इसने क्या किया, पॉजिटिव बाहर ज्यादा भेजा, अंदर कम लेके आया, तो पॉजिटिव ज्यादा बाहर गया तो अंदर इसने नेगेटिविटी क्रिएट करी। तो जो रिमेनिंग 4 मिलीवोल्ट है दैट कैन बी कंट्रीब्यूटेड बाय सोडियम पोटेशियम पंप एंड रिस्टोरेशन ऑफ आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। इसका एक और इम्पॉर्टेंट रोल है सोडियम पोटेशियम पंप का, कि कभी भी जब जो मेम्ब्रेन के अक्रॉस जब आयंस का ट्रांसपोर्ट होता रहता है इधर से उधर, या एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, ग्रेडेड पोटेंशियल हो गया, आयंस इधर से उधर मूव करते रहते हैं, तो उनको वापस से अपनी रेस्टिंग कंडीशन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में लाने के लिए भी इसका इम्पॉर्टेंट रोल है सोडियम पोटेशियम पंप का। सो दिस ऑल एक्सप्लेनेशन नीड्स टू बी देयर इन योर आंसर एंड दिस इज हाउ द RMP is generated and maintained.